Sweetest Love I Do Not Go, written by जॉन डॉन। बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड की क्लास 12 की रेनबो बुक की पोएम 1। और आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे और इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी समझेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये एक लव पोएम है और हमारे जो पोएट हैं ये एक मोनोलॉग में ये पोएम को सुना रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ सॉन्ग बिकॉज ये काफ़ी लिरिकल है, इसमें काफ़ी राइम देखने को हमें मिलती है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सॉन्ग। और इस पोएम में वो अपनी वाइफ एंड मोर को कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये एक पार्टिंग पोएम है। जब पोएट अपनी वाइफ को, अपनी बिलवड को छोड़कर एक जर्नी पर जा रहे हैं तो उससे पहले ये पोएम वो उसे सुनाते हैं ये कहने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। Sweetest love I do not go for weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, it's best to use myself in jest, thus by feigned deaths to die. सबसे पहले तो इसमें काफ़ी सारे ओल्ड फैशन यानी कि आर्केक वर्ड्स यूज़ हुए हैं। हमें उन सब के मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी हम इस पोएम को समझ पाएंगे। तो पहला वर्ड है वेयरीनेस। इसके स्पेलिंग्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। आज की डेट में हम इसे इस तरह से लिखते हैं WEARINESS। इसका मतलब है टायर्डनेस, थकावट। नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट। जेस्ट का मतलब है समथिंग डन टू अम्यूज और अ जोक, मजाक में कोई काम किया या कोई बात कही। डाई, DYE, इसके भी आज की डेट में स्पेलिंग्स क्या है DIE। डॉन ने यहाँ पर स्पेलिंग्स चेंज किए हैं टू मेक इट राइम। उसका एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए उन्होंने स्पेलिंग्स चेंज किए हैं, तो उन्होंने आई की जगह वाई लिख दिया है। कुछ और आर्केक वर्ड्स भी यहाँ पर यूज हुए हैं, जैसे कि गो, जिसकी आज की डेट में स्पेलिंग्स हैं GO। दी का मतलब होता है यू, तुम। मी यहाँ पर DE लगाया हुआ है, आज की डेट में हम ME नहीं लिखते हैं। ये जो वर्ड है ये है इट इज, और सेल्फ में भी आज की डेट में हम ई यूज नहीं करते हैं। फेंड जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है फींड, FEIGNED, यानी कि झूठा दिखावा करना। तो अब जब हमने वर्ड मीनिंग्स देख ली हैं तो चलिए स्टैंजा को समझते हैं। सबसे पहले तो जॉन डॉयन अपनी जो प्रेमिका है, अपनी वाइफ है, उसे एड्रेस करते हैं और कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो मेरी प्यारी लव, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं अब तुमसे बोर हो गया हूँ, तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही मुझे ये उम्मीद है कि मुझे दुनिया में तुमसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि तुमसे जुदा होने का कारण ये नहीं है कि मैं अब तुमसे थक गया हूँ, ये भी नहीं है कि मैं किसी और को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, तो ये एक फैक्ट है कि एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा। इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फेइंड डेथ्स टू डाई। तो कह रहे हैं कि ये बेहतर होगा कि मैं खुद ही मजाक करता रहूं तुम्हारे साथ और मैं तुमसे दूर होने का झूठा दिखावा करता रहूं, क्योंकि डेथ फाइनली हमें एक दिन सेपरेट कर ही देगी। एक बार फिर से रिकैप करते हैं इस स्टैंजा का। यहाँ पर पोएट सबसे पहले तो अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुमसे जुदा होने का ये कारण नहीं है कि अब मैं तुमसे थक गया हूँ, तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, और ये कारण भी नहीं है कि मैं किसी और को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये एक फैक्ट है कि एक ना एक दिन जब हम मर जाएंगे तब हम बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से। इसलिए आज मैं ये सोचता हूँ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ किसी जर्नी की वजह से, क्योंकि फाइनली एक ना एक दिन डेथ की वजह से हमें एक दूसरे से अलग होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, Yester night the sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. अब यहाँ पर भी सन के स्पेलिंग्स देखिए, आज की डेट में हम SUN सन लिखते हैं। हेंस का मतलब है फॉर दिस रीजन, किसी एक कारण की वजह से। और क्या रीजन है सन के सेट होने का?
क्योंकि वो अगले दिन फिर से राइज होता है, एंड येट इज हियर टुडे, यानी कि आज फिर से सनराइज हो गया है। हेथ मीन्स हैज। हाफ के स्पेलिंग भी देखिए, आज की डेट पे हम ये ई नहीं लगाते, फियर में भी हम ई नहीं लगाते, और मी में भी हम सिंगल ई यूज करते हैं। बिलीव के स्पेलिंग्स क्या है? BELIEVE, तो ये ओल्ड फैशन स्पेलिंग्स हैं। येस्टरनाइट का मतलब है लास्ट नाइट, मीन्स पिछली रात। स्पर्स का एक पन यूज हुआ है, मीन्स डबल मीनिंग वाला वर्ड है, और इसके दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग है मोटिव, मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसा एम जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी तेज हो जाती है। और दूसरा मीनिंग है अपेंडज। अपेंडज का मीनिंग है किसी बड़ी चीज का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज देन। यहाँ पर जो देन है इसका मतलब है दैन, और ही के भी एक एक्स्ट्रा ई यूज हुआ है, आज की डेट में हम HE ही लिखते हैं। तो इस पैराग्राफ में जॉन डॉयन एक कंपैरिजन देते हैं और वो एग्जाम्पल देते हैं सन का। वो कहते हैं कि आज सूरज डूब गया है, वो यहाँ से चला गया है, और अगले दिन वो फिर से आ जाएगा, फिर से सनराइज हो जाएगा। और वो कहते हैं कि सन में तो कोई डिजायर नहीं है किसी के लिए, मीन्स वो किसी से प्यार नहीं करता, ना ही उसमें कोई सेंस है, कोई सोचने की शक्ति भी नहीं है, और वो जो रास्ता ट्रैवल करता है वो भी इतना छोटा नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब सन बिना किसी से प्यार करते हुए, कोई उसको सेंस नहीं है, और इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करके भी जब वो हर रोज फिर से उग आता है, हर रोज शाम को सन डूबता है, हर रोज सुबह फिर से उग आता है, तो मैं भी, मुझसे भी डरो मत, मैं भी अपनी जो जर्नी है उसे जल्दी से कंप्लीट करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं सन से ज़्यादा विंग्स रखता हूँ, मीन्स मेरी रफ्तार उससे ज़्यादा तेज़ है, और जो मेरा मोटिव है, मीन्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये जो मोटिव है ये मेरी जर्नी को और तेज़ कर देगा, और मैं सन से भी जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सो यहाँ पर रिकैप देखते हैं स्टैंजा का। स्टैंजा में पोएट अपने आप को सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वो अपनी बिलवड को कहते हैं कि एक सूरज हर शाम को डूब जाता है और हर सुबह फिर से उग आता है, जबकि सूरज में ना तो कोई दिल है, ना तो कोई फीलिंग्स है, ना तो वो किसी से प्यार करता है, ना ही उसमें कोई सेंस है, तो भी वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके हर रोज उगता है और दोबारा से राइज हो जाता है। तो तुम मेरे से डरो मत, मैं भी अपनी जर्नी को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं सूरज से ज़्यादा तेज़ हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कारण है, ये मोटिव है। वो क्या है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हारा प्यार मुझे वापस तुम्हारे पास तेज़ी से खींच लाएगा। अब हम चलते हैं स्टैंजा 3 पर। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall. But come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. अब यहाँ पे feeble का मतलब है frail, weak, कमज़ोर, एंड add के स्पेलिंग्स में भी अब हम e यूज़ नहीं करते, r के स्पेलिंग्स में भी हम e यूज़ नहीं करते, join के स्पेलिंग्स क्या है? JOIN, V में भी हम सिंगल ई यूज करते हैं। आर्ट एंड लेंथ मीन्स हम उसे ऐसी टेक्निक सिखाते हैं। सेल्फ में भी हम आज की डेट में ई यूज नहीं करते, और O'(R) इज ओवर। यहाँ पे जॉन डॉयन कहते हैं कि एक आदमी की जो ताकत है वो कितनी कमजोर है गुड फॉर्च्यून के सामने। समय के सामने हम इतने कमजोर हैं, ना तो हम बीते हुए वक्त को वापस ला सकते हैं, ना तो हम अपनी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा घंटा ऐड कर सकते हैं। हम टाइम को प्लस माइनस नहीं कर सकते। जो टाइम बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता। जितना टाइम लिखा है हमारी जिंदगी में हम उसे बढ़ा घटा नहीं सकते। और जब भी हमारी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आता है हम उसे और ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसे और ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, उसे इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हम उसमें और ज़्यादा टेक्निक ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो जब बुरा वक्त आया है हम और ज़्यादा दुखी हो गए, तो हमने उस बुरे वक्त को और इंक्रीज कर दिया, उसको और स्ट्रेंथ दे दी, और उससे क्या होगा, वो हम पर और अच्छे से एडवांस कर जाएगा और हमें और ज़्यादा दुखी कर देगा। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो पावर है बहुत वीक है, और उसके दो उन्होंने रीजंस दिए। पहला रीजन ये है
कि जो समय है, जो फॉर्च्यून है, हम उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हमारी जो किस्मत है वो लिखी हुई है। ना तो हम अपनी ज़िंदगी में एक एक्स्ट्रा आवर, एक एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा सकते हैं, ना ही हम उसे घटा सकते हैं। बीता हुआ वक्त भी वापस नहीं ला सकते। और जब भी कोई बुरा वक्त आता है हमारे ऊपर, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जिससे हम उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देते हैं और उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो बुरा वक्त हम पे अच्छी तरह से छा जाता है। नेक्स्ट आंसर में वो कहते हैं, when thou sighest not wind but sighest my soul away, when thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay, I cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। यहाँ पर भी दाओ जहां पर भी यूज हुआ, इसका मतलब है यू। ये एक आर्केक वर्ड है, अब हम इसे यूज नहीं करते। साइस्ट मीन्स लंबी लंबी आहें लेना, ठीक है। विंड के स्पेलिंग में अब हम ई यूज नहीं करते, काइंड में भी हम ई यूज नहीं करते। वीपेस्ट मीन्स जब तुम रोती हो, ठीक है। डॉथ का मतलब है डज, दिस इज ऑल्सो आर्केक वर्ड। बी में भी अब हम डबल ई यूज नहीं करते, मी में भी सेम। दाओ अगेन मीन्स यू, लवेस्ट मीन्स लव, सेस्ट मीन्स से। दाइन का मतलब है योर्स, मीन्स तुम्हारा, कोई भी चीज जो दी को बिलोंग करती है। आर्ट का मतलब है आर, मीन्स तुम हो। साइस्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मोन करना, ग्रोन करना या लंबी लंबी आहें भरना। तो इस स्टैंजा में जॉन डॉयन अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि जब तुम लंबी आहें भरती हो तो तुम अपनी आहों में हवा नहीं भरती हो, मेरी आत्मा को ले जाती हो मुझसे छीन कर। मीन्स वो उसे कहना चाहते हैं कि तब जब तुम मुझसे दूर होने पर दुखी होती हो तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर वो कहते हैं कि जब तुम मुझसे जुदा होने पर रोती हो तो तुम बहुत अनकाइंड हो। अनकाइंड क्यों हो? क्योंकि जब मैं तुम्हें रोता हुआ देखता हूँ तो मेरी जो शरीर का खून है वो डिके होने लग जाता है, वो सड़ने लग जाता है। तो वो अपनी प्रेमिका को क्या कह रहे हैं, वो उसे कहते हैं कि मुझसे जुदाई के गम में तुम लंबी लंबी आहें भरकर और रो रो कर मुझे दुख दे रही हो, मुझे कष्ट दे रही हो, जिससे कि मेरे शरीर का खून जलने लग जाता है। तो ऐसा मत करो, तुम बहुत अनकाइंड हो अगर तुम ऐसा करती हो। और फिर वो कहते हैं, इट कैनॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट। तो अगर तुम मुझसे जुदाई में आहें भरती हो और रोती हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम सिर्फ कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर वो कहते हैं, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से मुझसे जुदाई में रो रही हो और तड़प रही हो और दुखी हो रही हो तो क्या हो रहा है, तुम अपनी और मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो और तुम मेरा बेस्ट पार्ट हो। तो अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझसे जुदाई में इस तरह से दुखी नहीं होगी। तो इस स्टैंजा को पढ़कर हमें लगता है कि कितनी खूबसूरती से जॉन डॉयल ने अपनी प्रेमिका को अपनी फीलिंग्स प्रेजेंट की हैं। वो उसे कहते हैं कि जब तुम मुझसे जुदाई में लंबी लंबी आहें भरती हो और रोती हो तो मेरे शरीर का खून जलने लग जाता है, वो सड़ने लग जाता है। और अगर तुम मुझे कहती हो कि तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम मेरा सबसे अच्छा हिस्सा हो और मैं ये नहीं देख सकता कि तुम अपने आप को खराब कर रही हो और ऐसे रो के, ऐसे तड़प के तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो, जो मैं नहीं देख सकता। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep, alive never parted be। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये लिखा है। तो यहाँ पे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिवाइनिंग इज ऑल्सो अ पन, मीन्स डबल मीनिंग है इसका। एक मीनिंग है परसीविंग, मीन्स किसी बात को हम कैसे समझते हैं, और दूसरा मीनिंग है हेवनली, मीन्स आप किसी चीज को डिवाइन समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि भगवान की देन है। नेक्स्ट इज पार्ट। पार्ट का मतलब है फेवर यू या फिर टेक योर रोल, मीन्स तुम अपना रोल प्ले करती हो। यहां देखिए पार्ट। नेक्स्ट इज पार्टेड। पार्टेड का मतलब है लेफ्ट, यानी कि जुदा हो जाना। दाई का मतलब क्या है, योर, तुम्हारा।
फॉर थिंक के स्पेलिंग्स में भी अब हम ई यूज नहीं करते। फॉर थिंक का मतलब है टू प्लान इन एडवांस, पहले से ही आप किसी चीज को प्लान कर रहे हैं। फियर के स्पेलिंग में भी अब हम ई यूज नहीं करते, थिंक में भी ई यूज नहीं करते। स्लीप एंड कीप पे भी स्पेलिंग्स अब चेंज हो गए हैं, सेम गोज फॉर बी। एंड यहां पर एनी अपॉस्ट्रोफी आर का मतलब है नेवर। तो इस स्टैंजा में जॉन डॉयन क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने हेवनली और उस दिल को जो बातों को ऐसे समझता है, ठीक है, दिल से ही आप समझ रहे हैं ना किसी भी चीज को, तो कह रहे हैं कि तुम अपने दिल को ऐसा मत सोचने दो कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फॉर थिंक मी एनी इल मीन्स कि तुम ये मत सोचो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा जब मैं इस जर्नी पर जाऊंगा। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, हो सकता है डेस्टिनी कोई भी रोल प्ले करे, हो सकता है वो तुम्हारी फेवर में जाए या मेरी फेवर में जाए। तुम सोचिए मेरे साथ बुरा होगा, मैं सोच रहा हूं कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। अब डेस्टिनी क्या डिसाइड करती है हमें नहीं पता। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, हो सकता है कि तुम्हारा डर पूरा हो जाए, हो सकता है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, मैं इस जर्नी से कभी वापस ही ना आऊं। लेकिन ये सोचो कि हम, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, एक ना एक दिन हमने सो ही जाना है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वो लोग जो एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वंडरफुली रिटन। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं स्टैंजा का। यहाँ पर पोएट उसे कहते हैं कि अपने हेवनली दिल को, जो कि हर चीज को समझता है, अपने इस दिल को ये मत सोचने दो कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। और अगर तुम्हारा डर सच हो भी गया, अगर मैं वापस ना भी आया, तो एक बात याद रखना कि एक ना एक दिन तो हमने जुदा हो ही जाना है। जब भी हम मरेंगे तो हम एक दूसरे से जुदा हो ही जाएंगे। लेकिन वो लोग, वो प्रेमी जो एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, क्योंकि वो एक दूसरे के दिल में बसते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस क्या यूज हुए हैं। सबसे पहले तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने देखा कि ये पोएम एक लिरिकल पोएम है, एक सॉन्ग के वे में लिखी गई है, तो इसकी राइम स्कीम भी बहुत प्रोमिनेंट है। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी डी सी। तो चलिए एक बार इसे समझते हैं। स्टैंजा में गो शो ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो हम इन्हें ए लिख देंगे, ठीक है। दी मी ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इन्हें हम बी लिख देंगे। आई डाई ये दोनों राइम कर रहे हैं, इन्हें हम सी लिख देंगे। बेस्ट जेस्ट ये दोनों राइम कर रहे हैं, ये डी हो गए। तो क्या राइम स्कीम बन गई, ए बी सी डी डी सी। सेम राइम स्कीम पांचों स्टैंजाज में हमें देखने को मिलती है। अब इस पोएम में एक और इंपॉर्टेंट डिवाइस जो यूज हुआ है वो है कॉन्सीट। कॉन्सीट क्या होता है, यू आर ड्रॉइंग अ सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली डिसिमिलर, और आप सोच भी नहीं सकते कोई ऐसी सिचुएशंस या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अलग हैं, आप उनमें एक सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में पोएट सन में और अपने आप में एक सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सन जिस तरह से हर शाम को चला जाता है और हर सुबह आ जाता है, उसी तरह से मैं भी अब जर्नी पर जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो ये डिवाइस है कॉन्सीट। एक और डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुआ है वो है पन। पन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड यूज करना जिसके डबल मीनिंग होता है और दोनों ही मीनिंग्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं। यहाँ देखिए स्पर्स ये जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है मोटिव, मीन्स जैसे हम कहते हैं ना एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है जो कि आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसे हम स्पर कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट के लिए स्पर क्या है, पोएट के लिए स्पर है उसका लव, उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज बिलवेड। और सेकेंड जो मीनिंग है वो है अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ी चीज का एक ऐसा छोटा हिस्सा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये जो वर्ड है ये एक पन का एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पर हमें विजुअल इमेजरी भी देखने को मिलती है।
विजुअल इमेजरी मीन्स जब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि सनसेट होता है और अगले दिन फिर से सनराइज हो जाता है, तो हम इस सीन को इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल इमेजरी। तो यहाँ पे हमने देखा कंसीट, पन एंड विजुअल इमेजरी। यहाँ पे हमें हाइपरबोल भी देखने को मिलता है। हाइपरबोल क्या होता है? जब आप एग्जैजरेशन यूज करते हैं, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कोई बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब पोएट गुड फॉर्च्यून की बात कर रहे हैं, जब वो फॉर्च्यून को रेफर कर रही हैं, दिस इज अ हाइपरबोल। मीन्स वो फॉर्च्यून को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ब्लड की जब वो बात करते हैं कि जो वो अपने बिलवेड के आंसुओं को ब्लड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये भी हाइपरबोल है। यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं जब वो ब्लड की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कंसीट भी देखने को मिलता है। अगेन देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन टू वेरी ऑपोजिट थिंग्स, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। वो क्या है? उनके बिलवेड के आंसुओं को वो अपने ब्लड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो मेरे शरीर का खून डीके होने लग जाता है। और साथ ही साथ वो विंड को अपने सोल के साथ भी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सांस आहें भरती हो तो तुम हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा को आहें में भरती हो। फिर इस नेक्स्ट स्टैंजा में हमें यहाँ पर पन देखने को मिलता है, डिवाइनिंग। यहाँ पर डिवाइनिंग वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। पहला तो है हेवनली और दूसरा है ऐसा मन जो कि परसीविंग है, बातों को समझता है, सोचता है। तो ये दो मीनिंग्स यहाँ पर यूज हुए हैं। सो डिवाइनिंग इज अ पन। सो इसके साथ ही हमने ये पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसको पढ़ा, इसके वर्ड मीनिंग्स देखे, इसका एक्सप्लेनेशन देखा और इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी समझे। और अगर आपको इस पोएम के नोट्स चाहिए तो उस नोट्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप नोट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके BSEB के जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस के लिए भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और जो नोट्स हैं उनके लिंक्स पर जाकर रिवाइज भी कर सकते हैं। सो विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, गुड बाय।